अच्छा क्लास, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंजेक्शंस या पेरेंटल प्रेपरेशंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ये है कि पेरेंटल प्रेपरेशंस और इंजेक्टेबल्स आर दी स्टेराइल पायरोजन फ्री सॉल्यूशन। पेरेंटल प्रेपरेशंस या इंजेक्टेबल्स जो हैं ये वो प्रेपरेशंस हैं जो कि स्टेराइल होती हैं, मतलब जरासीम से पाक होती हैं, पायरोजन फ्री यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई केमिकल जो कि आपके जिस्म में बुखार पैदा कर सके, उससे ये फ्री होंगे। और दी सस्पेंशन ऑफ ड्रग या फिर किसी ड्रग की सस्पेंशन है इन एक्वस और ऑयली व्हीकल्स, या तो पानी के अंदर हल हुई होगी ड्रग या फिर ऑयल के अंदर ड्रग जो है वो हल हुई है। दैट इज मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी। और इसका मकसद क्या है कि ये आप इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे बाय मींस ऑफ एन इंजेक्शन, किसी भी इंजेक्शन की मदद से। और ऐसी ड्रग्स जिनको इंजेक्शन की मदद से जिस्म में भेजा जाता है, ऐसी प्रेपरेशंस को हम पेरेंटल प्रेपरेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरेंटल प्रेपरेशन। इसके बाद इसकी जो है वो आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप बताएं कि अगर मैं पूछता हूं कि बताएं कि किसी भी इंजेक्शन में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसके अंदर यह है कि इट शुड बी स्टेराइल। सबसे पहले इसको स्टेराइल होना चाहिए, जरासीम से पाक होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है कि तमाम हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, यानी किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद ना हो। एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है कि उसका कोई केमिकल ऐसा, आपको पता माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल भी रिलीज करते हैं, तो ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और ना ही कोई उनका ऐसा केमिकल मौजूद हो जो कि टॉक्सिक हो आपके जिस्म के लिए या पायरोजन के तौर पे काम करे, मतलब वो आपके जिस्म में बुखार पैदा कर सके। उसके बाद इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स। इसके अंदर किसी भी किस्म का पार्टिकल मौजूद नहीं होना चाहिए, लाइक डस्ट या कोई फाइबर। डस्ट जो है वो मिट्टी वगैरह है, फाइबर्स का मतलब है जिस तरह कपड़ा या धागा, उसका कोई रेशा इसके अंदर मौजूद ना हो। इट शुड बी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक होना चाहिए विद द बॉडी फ्लूइड्स, यानी अगर आप बॉडी फ्लूइड्स के अंदर लगाते हैं, यानी आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ मिलता है। तो आपका जो इंजेक्शन है हमेशा आइसोटोनिक होने चाहिए, ताकि जब आप इसको बॉडी फ्लूइड में लगाएं तो आपके सेल्स जो हैं वो डैमेज ना हो। मल्टी डोज इंजेक्शन मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव। जितने भी मल्टी डोज इंजेक्शन है उनके अंदर प्रिजर्वेटिव होना जरूरी है। मल्टी डोज का मतलब है कि कुछ इंजेक्शन होते हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब कैनामाइसिन का इंजेक्शन आपने नाम सुना होगा। तो कैनामाइसिन का इंजेक्शन है ना, वो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको इंजेक्शन फर्ज करें डेट्स वो डॉक्टर कहते हैं इसका 1 ml हमें चाहिए, तो आपके पास 2 ml जो है वो पड़ा हुआ है, तो 2 ml जो है ना आप इसको अपनी उसकी पैकिंग में रखकर फ्रिज में रख दें, फिर नेक्स्ट विजिट पे आप आकर लगवा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा इंजेक्शन जिनको हम मल्टी डोज में देना चाहते हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव लाजमी होना चाहिए। तो अगर ये प्रिजर्वेटिव होगा तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस इंजेक्शन के अंदर एंटर होगा तो ये प्रिजर्वेटिव उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। अब इसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले क्या है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। आप इंजेक्शन लगाते हैं आपको फौरन ही आराम आ जाता है, और ये खास तौर पे इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर काम करता है, और उसके अंदर हम आईवी रूट देते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आप खुदा ना खास्ता किसी को डायरिया होता है तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि जी इसको ड्रिप लगा दें। ठीक है जी, तो ड्रिप जब लगती है तो एक तो एक्शन बड़ी जल्दी मिल जाता है, और दूसरा आई इमरजेंसी कंडीशन के अंदर भी ये काम आ जाता है। और आपको अगर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए तो आप आईवी रूट प्रेफर करते हैं। आईवी रूट का मतलब है इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली का मतलब है कि वेन के अंदर आप इंजेक्शन लगा दें। मोस्ट सूटेबल रूट फॉर
इट इज द मोस्ट सुटेबल रूट फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि कोऑपरेट नहीं करते, मेडिसिन पूरी नहीं ले रहे या अनकॉन्शियस है, बेहोश हुए में है, और आपने मेडिसिन उनको भेजनी है, उनके जिस्म में भेजनी है ताकि उनका इफेक्ट आप हासिल कर लें, तो आप बेसिकली उसको इंजेक्टेबल की सूरत में देते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट बेहोश है, वो दवाई तो नहीं खा सकता, वो गोली नहीं खा सकता, वो कैप्सूल नहीं खा सकता, तो सिर्फ आप उसके जो है जब इंट्रावेनसली उसको देते हैं मेडिसिन, तो वो मेडिसिन जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और पेशेंट की लाइफ जो है वो सेफ रहती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्शन लेना चाहते हैं, हमें रैपिड एक्शन तो मिल रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि जी हमें प्रोलॉन्ग एक्शन मिलना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा ड्रग अपना एक्शन भी शो करती रहे और ज्यादा देर तक हमें इफेक्ट मिले। अगर हम इंजेक्शन से ज्यादा देर के लिए अपना एक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसको इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है जी, इंट्रामस्कुलर का मतलब है मसल के अंदर जब इंजेक्शन लगवाते हैं, मसल के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ड्रग रिलीज होती है और ज्यादा देर तक अपना इफेक्ट शो करती रहती है। दिस रूट इज प्रेफर्ड व्हेन द ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और इनएक्टिवेटेड इन द जीआईटी। अगर ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में नहीं जा रही, या ड्रग जो है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इनएक्टिव हो जाती है। इसकी एग्जांपल है जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन हमेशा आप इंजेक्शन फॉर्म में ही लगाते हैं, आप उसकी टैबलेट नहीं बना सकते। ठीक है जी, क्यों नहीं बना सकते? कि अगर आप इंसुलिन टैबलेट फॉर्म में देते हैं ना, तो आपके जो स्टमक के अंदर एंजाइम है वो इंसुलिन की ब्रेक डाउन कर देते हैं, इंसुलिन को उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना इफेक्ट ही नहीं शो कर पाती। तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हम उसको इंजेक्शन फॉर्म में बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। और इसका फायदा ये है कि हम मिलीमीटर से लेकर 4 लीटर तक ड्रग जो है इंजेक्शन की फॉर्म में भेज सकते हैं, तो ये भी इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपने रॉन्ग रूट दे दिया, मे प्रूव फैटल, तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, फैटल का मतलब है खतरनाक, और इवन के डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव है, एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड। ये मोड एक्सपेंसिव है, महंगा है, क्योंकि इसके एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। तो आपके पास जब तक कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसके पास एक्सपर्टीज ना हो, ठीक है जी, तब तक आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। एक्सपर्ट बंदा होगा, जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट बंदा रखेंगे तो वो जाहिर सी बात उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव रूट होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटरल प्रोडक्ट्स। अब फॉर्मुलेशन का मतलब है तैयार करना। अब पेरेंटरल प्रोडक्ट आप इंजेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? इसके लिए व्हीकल होना चाहिए। व्हीकल का मतलब है जो ड्रग को हल करे और ट्रांसपोर्ट करे। व्हीकल का मतलब क्या है? कैरी करने वाला। तो ड्रग इसको व्हीकल, हम जिस तरह वाटर है उसमें ड्रग को जाहिर सी बात हल करेंगे, हल करने के बाद ये वाटर जब बॉडी में लगाया जाएगा तो ये अपने साथ ड्रग भी लेकर जाएगा और ड्रग अपना एक्शन शो करेगी। द मोस्ट सुटेबल व्हीकल फॉर डिसॉल्विंग और सस्पेंडिंग द मेडिकामेंट इज वाटर। इंजेक्शन में ज्यादातर वाटर को व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ड्रग को डिसॉल्व कर दिया जाता है या सस्पेंड भी कर सकते हैं। ऑयली व्हीकल्स, हम ऑयली व्हीकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं अगर हमारी मेडिसिन वाटर सोल्यूबल नहीं है और हमारी जो हमारी ड्रग है वो फैट सोल्यूबल है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा विटामिन डी का जो इंजेक्शन है, विटामिन डी इंजेक्शन जो है, ये इसके अंदर हम जो है ऑयल यूज्ड एज व्हीकल, हम ऑयल को व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। विटामिन डी का इंजेक्शन आपने मोस्टली लोगों ने देखा होगा, और वो जो है बेसिकली ऑयल बेस्ड होता है, मतलब उसमें ऑयल को व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये ऑयल के अंदर या फैट्स के अंदर हल होती है, जबकि जो विटामिन डी है ये पानी के अंदर हल नहीं होती। तो ऐसी ड्रग जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, उसको हम जो है
अगर कोई ड्रग जो है वाटर में हल नहीं होती तो फिर उसको हम ऑयल में डिसॉल्व कर कर उसको बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं इंजेक्शन की सूरत में। एडिड सब्सटेंसेस व्हीकल के अलावा और क्या क्या चीजें यूज होंगी? सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट का मतलब है जो हल करने में मदद करे। सोल्यूबलाइज का मतलब क्या है? हल करने वाला। ऐसा केमिकल ऐड कर दें एक चीज हल नहीं हो रही। फर्ज करें आपने एक ए ड्रग है, लेट्स सपोज, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए ड्रग है और उसको आपने पानी में हल करने की कोशिश किया, हल नहीं हो रही। आप एक नया एक और केमिकल डालते हैं पानी के अंदर, उसको हल किया। अब जब आप ए वाली ड्रग को डालेंगे ना उस सॉल्यूशन के अंदर तो वह हल हो जाती है। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट दैट इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, दैट इंक्रीज सोल्युबिलिटी। ऐसा केमिकल जो कि किसी भी चीज की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दे, इसको हम कहते हैं सोल्युबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजर आपको पता है जो आपकी फॉर्मुलेशन को स्टेबल रखते हैं, ठीक है। बफर्स जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देते। एंटीबैक्टीरियल एजेंट ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स, ठीक है जी, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, अगर चीज वेट नहीं होती कुछ केमिकल ऐड करते हैं जिससे उनकी वेटिंग आसान हो जाती है। यानी वेटिंग एजेंट तब यूज करते हैं अगर कोई चीज पानी में हल नहीं हो रही तो हम उसके अंदर वेटिंग एजेंट डाल देते हैं। वो वेटिंग एजेंट डालने से वो ड्रग जो है वो सोल्युबलाइज हो जाती है। सस्पेंडिंग एजेंट, अगर हमने किसी आपको पता है ये थिक करते हैं लिक्विड्स को, ठीक है जी। और एमल्सिफाइंग एजेंट, अगर ऑयल और पानी को आपने हल करना है, ऑयल और पानी को हल करना है तो आप एमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? पहले सबसे पहले आपने जितने भी कंटेनर इस्तेमाल करना है, आपने देखा होगा जो एम्प्यूल्स वगैरह, जिस तरह ये एक कंटेनर है जिसके अंदर इंजेक्शन होता है, और खास तौर पे ये जो डायग्राम में अंदर तस्वीर नजर आ रही है इसमें ऑक्सीडिल का इंजेक्शन होता है। लेट्स सपोज मैं इसी की बात करता हूँ, ये हमारा कंटेनर है, इसको पहले हमने अच्छी तरह साफ करना है, इसके साथ क्लोजर पड़ा है, इस क्लोजर को भी साफ करना है, और जिस इक्विपमेंट में आपने तैयारी करनी है, जो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होने हैं, अब मशीन इस्तेमाल होनी है, वो तमाम को आपने वॉशिंग करनी है, जरासीम से पाक करना है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है, जो जो चीजें चाहिए उनको आपने कलेक्ट भी करना है अपने वेयर हाउस से। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, आपने कंपाउंडिंग द प्रिपरेशन। अब आपने कंपाउंडिंग करनी है, मतलब जो भी चीज रिक्वायर्ड है उनको मिक्स करना है। कंपाउंडिंग का मतलब है उन चीजों को मिक्स करना। अब फर्ज करें आपने लेट्स सपोज मेट्रोनिडाजोल, जिस तरह फ्लैजल का इंजेक्शन बना रहे हैं, मेट्रोनिडाजोल ली, और जो इतने भी आपने सोल्युबलाइजर्स इस्तेमाल करने हैं, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करने हैं, उनको पानी के अंदर हल किया, ये तमाम प्रोसेस कंपाउंडिंग कहलाएगा। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि अगर कोई सॉलिड चीज आ चुकी है इंजेक्शन में, वो एक दफा फिल्टर हो जाए, छन जाए, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रेपरेशन इन द फाइनल कंटेनर। फिर आप क्या करते हैं, जब आपका इंजेक्शन तैयार हो गया है तो फिर आप उसको कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद अब आपने कंटेनर में अपनी प्रेपरेशन डाल दी है, उसके बाद आपने सीलिंग द कंटेनर, कंटेनर को बंद कर देना है। लास्ट में स्टेरिलाइजेशन, फिर उसको एक दफा स्टेरिलाइज करना है, मतलब हीट में थोड़ी देर रख दें, ठीक है जी। उसको तो उससे ये होगा कि एक तो पहली आपके चीजें हर तरह से जरासीम से पाक हैं, लेकिन उसको फिर आपने दोबारा थोड़ा सा हीट करना है, ताकि अगर कोई बाई चांस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई चीज एंटर होगी, खास तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके फॉर्मुलेशन में बाई चांस अगर एंटर हो गया तो वो भी किल हो जाए। लास्ट में आपने लेबलिंग करनी है इसकी और पैकेजिंग करनी है, उसके ऊपर लेबल लगा दें, ये मैथिकोबाल का इंजेक्शन है, ये जी फ्लैजल का इंजेक्शन है, उसकी लेबलिंग करें। लास्ट में इवेल्युएशन ऑफ द पेरेंटल प्रेपरेशन, और फिर आपने इवेल्युएशन करनी है, चेक करना है, टेस्टिंग करवानी है, आया प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ठीक है जी। और ये तमाम इसका प्रोसेस होगा। लास्ट में इसका है पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंजेक्शन।
फिर आपने जब सारा काम कर लिया फिर उसको पैकेज करना है, कंटेनर्स के अंदर बंद करना है, फिर उसकी स्टोरेज करनी है, उनको स्टोर करना है। अब आप जो कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, अब ये टाइप्स ऑफ कंटेनर है बेसिकली कि आप इंजेक्शंस के लिए कौन कौन से कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंगल डोज कंटेनर्स भी आप यूज कर सकते हैं और उसके अलावा मल्टी डोज कंटेनर्स भी इस्तेमाल करते हैं जिनको हम वायल्स भी कहते हैं। ठीक है जी। सिंगल डोज कंटेनर का मतलब आप याद रखें डेट कंटेन सिंगल डोज, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज मौजूद होगी एंड विच कैन नॉट बी रीसील्ड, इसको हम दोबारा रीसील नहीं कर सकते। सिंगल डोज का मतलब है एक दफा ही आप डोज लेंगे, मुकम्मल डोज एक मरतबा ही ले सकते हैं उसके अंदर। जैसा कि आपका मैथिकोबाल का इंजेक्शन, ठीक है जी, आप उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद आपने एक दफा उसमें से डोज निकाल ली, उसके बाद ना तो आप उसको रीसील कर सकते हैं और ना ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी डोज कंटेनर या वायल्स, मल्टी डोज कंटेनर जो होते हैं हम इसमें मल्टीपल डोज दे सकते हैं, कई दफा डोज निकाल कर हम पेशेंट को इसके अंदर दे सकते हैं। मल्टी का मतलब है ज्यादा, डोज का मतलब है डोज। इस कंटेनर से हम एक से ज्यादा डोज दे सकते हैं, जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैनामाइसिन का इंजेक्शन है, ठीक है जी। तो वो मल्टी डोज कंटेनर होता है और अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इट परमिट्स विथड्रॉल ऑफ सक्सेसिव पोर्शंस। परमिट का मतलब है इजाजत देना, अलाउ करना, विथड्रॉल का मतलब है रिमूव करना। सक्सेसिव पोर्शंस यानी तरतीब ब तरतीब अगर आप थोड़ी थोड़ी मेडिसिन इसमें से निकालते हैं तो आप आपका जो ये जो आपका कंटेनर है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो सकते। और जब आप ये बार बार डोज लेंगे, ठीक है, इट विल नॉट विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी। अगर आप बार बार डोज ले रहे हैं तो उससे ना तो आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ चेंज होती है, ना ही इसकी क्वालिटी चेंज होती है और ना ही इसकी प्योरिटी चेंज होती है। उसके अलावा इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन के अंदर, ये उसकी एग्जांपल लिखी है, डेक्सट्रोज इंजेक्शन है, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन हैं। उसके अलावा मैनिटोल इंजेक्शन भी मार्केट में अवेलेबल हैं, रिंगर इंजेक्शन हैं, लैक्टेटेड रिंगर इंजेक्शन हैं। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जिनको हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। तो नॉर्मल सलाइन, ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं उन इंजेक्शंस की जो कि मार्केट में अवेलेबल है।